हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफ़र्ट दे रहे होंगे। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी पिछला लेक्चर है वो आप लोग रिवाइज करके ही आए होंगे। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जो मैं गुलाम वंश पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो कल मैं कहाँ पे बात ख़त्म किया था बच्चों, वहीं से आज शुरुआत कर रहा हूँ। तो कल मैंने बताया था कि रज़िया सुल्तान जैसे ही याकूत खान के साथ जो कि रज़िया सुल्तान का प्रेमी बना था याकूत खान, उसके साथ जब वो पंजाब के गई थी भटिंडा नामक जगह पर अल्तुनिया से लड़ने अपनी सेना को लेकर, तो उसी टाइम क्योंकि अल्तुनिया का सेना मजबूत था तो उसने याकूत खान को मार दिया और रज़िया सुल्तान को कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। और रज़िया सुल्तान के पास उसने दो शर्तें रखी थी बच्चों कि आप या तो दिल्ली का जो सिंहासन है दिल्ली सल्तनत का वो मुझे सौंप दीजिए, मुझे सुल्तान बना दीजिए, या तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, रज़िया सुल्तान किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं देना, ये दिल्ली सल्तनत का सिंहासन नहीं देना चाहती थी बच्चों। इसलिए वो, और दूसरी तरफ याकूत खान भी मारा जा चुका था जो कि रज़िया सुल्तान का प्रेमी था। तो इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों कि 1240 में जो रिवॉल्ट हुआ था ना बच्चों, किसका रिवॉल्ट हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ अल्तुनिया, जो मैं कल मैंने पढ़ाया था, जिसमें याकूत खान मारा गया था बच्चों, पढ़ाया था ना बच्चों। तो इसी 1240 ईस्वी में क्या किया, रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि उसके पास दो ही शर्तें रखी गई थी अल्तुनिया के द्वारा, या तो आप मुझे सिंहासन दे दीजिए दिल्ली सल्तनत का, या तो मुझसे शादी कर लीजिए। तो क्योंकि वो सिंहासन नहीं देना चाहती थी, इसलिए 1240 ईस्वी में ही जो कि रिवॉल्ट ऑफ अल्तुनिया हुआ था, उसी साल उसने निकाह कर लिया, विवाह कर लिया, किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। तो फाइनली अल्तुनिया गॉट मैरिड टू किसके साथ? रज़िया सुल्तान। समझ में आया बात यहाँ तक? और जैसे ही बच्चों अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान के विवाह कर लिया, और इन दोनों का जो अगला टारगेट, दोनों का तो विवाह हो गया बच्चों, किसका? अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान का। तो इन दोनों का जो अगला टारगेट अब है बच्चों, रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया का, वो किसका टारगेट है? दिल्ली वापस लौटकर सिंहासन किससे छीनना? वापस बहराम शाह से। कल मैंने बताया था बहराम शाह जो कि रज़िया सुल्तान का भाई था दूसरे नंबर का, वो जब उसे पता चला कि रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया अल्तुनिया ने, तो वो खुशी के मारे ये सोचने लगा कि अब तो रज़िया सुल्तान को मार ही देगा अल्तुनिया, इसलिए वो ज़बरदस्ती सिंहासन पे बैठ गया था इधर दिल्ली में, क्योंकि रज़िया सुल्तान तो पंजाब में गई हुई थी लड़ने। तो अब उसका जो टारगेट था बच्चों, अगला जो टारगेट था रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया का, वो क्या था? दिल्ली वापस जाकर सिंहासन छीनना, किससे? बहराम शाह से बच्चों। समझ में आ रहा है? और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब पंजाब से अल्तुनिया और रज़िया दोनों वापस लौट रहे थे बच्चों, तो रास्ते में आधी रात को विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना शिविर लगाया। किसने बच्चों? रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया ने। कहाँ शिविर लगाया बच्चों, किस जगह पे? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हरियाणा में एक जगह है बच्चों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल नामक जगह पे बच्चों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल नामक जगह पे उन दोनों ने अपना शिविर लगाया बच्चों। और रज़िया सुल्तान विश्राम कर रही थी, रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया उसी शिविर में। तो जैसे ही अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की वापस आने की खबर, दिल्ली वापस आने की खबर गुप्त जनों से बहराम शाह को पता चला ना बच्चों, तो घबराया हुआ बहराम शाह, घबरा गया बहराम शाह। और वो अच्छी तरह से जानता था बच्चों बहराम शाह कि अगर अल्तुनिया और रज़िया दिल्ली लौट आए बच्चों, तो दिल्ली की जो जनता है वो किसको सपोर्ट करेगी? रज़िया सुल्तान को ही उसको सपोर्ट मिलेगा, और सिंहासन भी किसका हो जाएगा बच्चों? रज़िया का ही फिर से हो जाएगा। वो अच्छी तरह से जानता था बहराम शाह। अभी तक तो बस एक ही मुसीबत था ना बच्चों बहराम शाह का, वो कौन थी? रज़िया सुल्तान ही थी। लेकिन अब उसके सामने एक और मुसीबत आ रहा था बच्चों रज़िया सुल्तान के साथ।
साथ पंजाब से, वो कौन था बच्चों? अल्तुनिया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए बहराम शाह ने दल चलीसा कल मैंने बताया था ना क्या था, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। वो ग्रुप 40 अपने गुलामों का समूह को बोला जाता था, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बनाया था, लेकिन बहराम शाह ने इन दल चलीसा को अपने कंट्रोल में ले लिया था, कल मैंने बताया था। तो उन्हीं दल चलीसा के 40 लोगों को बच्चों बहराम शाह ने यह आदेश दिया और बोला कि जाकर रास्ते में ही दोनों की हत्या करवा दीजिए। किसका? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का। और किसी भी कीमत पर रजिया और अल्तुनिया वापस दिल्ली लौटकर नहीं आना चाहिए। और ये किसने आदेश दिया? बहराम शाह ने दल चलीसा को। समझ में आ रहा है? दल चलीसा के 40 गुलामों को। और उधर जब आधी रात को कैथल में शिविर लगाकर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बच्चों जब विश्राम कर रहे थे ना, तो आधी रात को ही दल चलीसा के 40 सरदार वहाँ पहुँचे और जाकर रजिया सुल्तान के बच्चों शिविर को क्या कर लिया? उसने चारों तरफ से घेर लिया बच्चों। समझ में आ रहा है? और जब रजिया सुल्तान चारों तरफ से घिर गई ना बच्चों, तो बस क्या था बच्चों, इसी सिचुएशन पर एक गाना भी बना था बच्चों हंसी मजाक में कि रजिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि रजिया बच्चों बाकी में गुंडों में फंस गई थी बच्चों। और वो जो गुंडे थे वो कौन थे? दल चलीसा के 40 सरदार थे बच्चों। और इन्हीं दल चलीसा के 40 सरदार ने बच्चों हरियाणा के कैथल में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी बच्चों, क्योंकि रजिया कैथल नामक जगह पे मारी गई बच्चों, हरियाणा के कैथल नामक जगह पे मारी गई बच्चों। इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का दोनों मारे गए। समझ में आ रहा है? कैथल नामक, तो दोनों का जो टॉम्ब है बच्चों, ये कब्र है, मकबरा है, वो भी कहाँ मौजूद है बच्चों? कैथल नामक जगह पे ही मौजूद है बच्चों। समझ में आ रहा है? टॉम्ब कहाँ मौजूद है? कैथल में ही, क्योंकि वो कैथल में ही मारे गए। समझ में आ रहा है? तो फाइनली क्या था बच्चों, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का तो हत्या करवा दिया गया। और फिर क्या था, दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बन गया बच्चों? बहराम शाह। पहले तो ये ज़बरदस्ती बैठ गया था ना, जब पंजाब में गई थी लड़ने सिंहासन छोड़ के इसके साथ, याकूत खान के साथ रजिया सुल्तान, तो बहराम शाह तो बैठ गया था इधर। लेकिन अब ऑफिशियल तौर पे जब ये रजिया सुल्तान और अल्तुनिया मारा गया, तो ऑफिशियल तौर पे बहराम शाह बच्चों, बहराम शाह गद्दी पे बैठ गया किसका? दिल्ली सल्तनत के। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग अभी तक जो भी ये स्टोरी सुन रहे होंगे बच्चों, उसमें आपको एक कॉमन सा बात लग रहा होगा कि सभी लोग अपने सिबलिंग मतलब समझते हो, अपने मतलब भाई बहन को भी मरवा दे रहे थे। किसके लिए? ओनली फॉर थ्रोन के लिए बच्चों, सिंहासन के लिए बच्चों। समझ में आ रहा है? अभी तक जो भी ये स्टोरी चल रहा था, कोई अपने भाई को मरवा दे रहा है, कोई बहन को मरवा दे रहा है, किस लिए बच्चों? फाइनली हमें क्या चाहिए? उन लोगों को क्या चाहिए था? सिंहासन चाहिए था, थ्रोन चाहिए था। समझ में आ रहा है? ये तो बच्चों विधि का विधान भी है बोला जाए तो, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी बच्चों गीता के सार में यही कहा था बच्चों कि मतलब अर्जुन से कहा था, श्री कृष्ण ने भी, गीता जब पढ़ोगे, अगर गीता पढ़े होगे किसी ने, तो ये भी उसमें एक सार में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार बच्चों। कोई भी चीज़ पॉसिबल है लव एंड वार में। ये तो महाभारत काल से ही आ रहा है बच्चों, क्योंकि आप जानते होंगे कि अशोक ने भी अपने 99 भाइयों की हत्या करवा कर ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था बच्चों। तो बस ये तो विधि का विधान चला आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आ रहा है? और ये भी अभी तक भी देखते होंगे, अभी तक जो भी राजतंत्र लोकतंत्र में भी देखते होगे, दावेदारों को सिंहासन से हटाकर ही सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। यही राजतंत्र है हमारा बच्चों, कि हम दावेदारों को हटाकर उसके सिंहासन से खुद सिंहासन प्राप्त कर लें। यही तो राजतंत्र है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फाइनली बच्चों क्या था, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो गई। किसके द्वारा? दल चलीसा के द्वारा। और इसके बाद दिल्ली का जो अगला सुल्तान बना वो मैंने बताया आपको, बहराम शाह बना। तो अब हम पढ़ेंगे बहराम शाह के पीरियड के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंदर वो सुल्तान बना। इसका पीरियड था बच्चों 1240 से लेके 1242 तक रहा, केवल 2 साल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना और जैसे ही सिंहासन पे बैठा बच्चों, दिमाग में उसके बहराम शाह के एक सबसे पहले यही खबर आई, मतलब दिमाग में आया खबर बच्चों कि अगर मैं दल चलीसा की मदद से दिल्ली की सुल्तान रजिया की हत्या करवा सकता हूं, तो अब ये काम मेरे साथ भी कोई कर सकता है बच्चों, दल चलीसा का
उपयोग करके। तो इसलिए इसने ये सिंहासन पे बैठते ही उसने एक पद बनाया बच्चों। वो कौन सा पद था बच्चों? उसने एक पोस्ट बनाया, पद बनाया। किसका? बहराम शाह ने एक पोस्ट बनाया। अपने सिंहासन पे बैठते ही उसको एक डर सताने लगा कि जो हम काम रजिया के साथ दल चलीसा का ग्रुप का ये यूज करके हमने किया, वो काम मेरे साथ भी कोई कर सकता है। इसलिए आते ही के साथ उसने एक पोस्ट बनाया दिल्ली सुल्तान के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर। वो किस चीज़ का पोस्ट था? नयाब ई मुमलाकात। समझ में आ रहा है? न्याल ई मुमलाकात। हिंदी में भी लिख देता हूँ, न्याव ए मुमलाकात। ठीक है, इस चीज़ का पोस्ट बनाया। और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला न्याव ए मुमलाकात किसको बनाया गया बच्चों? तो ध्यान रखोगे, ऐतगीन को बनाया गया। कौन बनाया? बहराम शाह ने। बहराम शाह आती के साथ ये पोस्ट बनाया दिल्ली सल्तनत के अंदर, न्याव ए मुमलाकात। और इसका जो सबसे पहला न्याव ए मुमलाकात बनाया गया वो किसको बनाया गया? ऐतगीन को। ऐतगीन कौन था बच्चों? कल मैंने बताया था दूसरे नंबर का वफादार था। किसका? रजिया सुल्तान का, जो इक़्तिदार भी था। कहाँ का? मैं कल बताया था, बदायूं का। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट काम बहराम शाह के टाइम हुआ बच्चों, वो क्या था वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या था बच्चों? तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम बहराम शाह के शासनकाल में हुआ कि फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉयड। मंगोलॉयड का मतलब समझ रहे हो? मंगोलों का पहला आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे हुआ बच्चों। अब ध्यान रखोगे, मैंने वो चंगेज जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि चंगेज खान के साथ मंगोल के सैनिक आए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, वो सिंध से ही वापस लौट गए थे। मैंने बताया था ना उस लेक्चर में कि क्योंकि इल्तुतमिश से ये प्रॉमिस किया था चंगेज़ खान कि अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो मैं क्या था, हाँ, वो राजा का हेल्प जब तुम नहीं करोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंध पे आक्रमण करके उस राजा को हत्या करके मैं सिंध से ही वापस चला जाऊंगा, दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं करूंगा। तो समझ में आ रहा है? लेकिन बहराम शाह के काल में पहला अटैक हो गया मंगोलों का। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत पे। समझ में आ रहा है? इल्तुतमिश के टाइम नहीं हुआ था बच्चों, वो सिंध से ही वापस लौट गया था। पहला मंगोलों का आक्रमण किसके काल में हुआ? बहराम शाह के टाइम में, दिल्ली सल्तनत पे। समझ में आ रहा है बच्चों? दिल्ली सल्तनत पे मंगोलों का बच्चों ये प्रथम आक्रमण था। लेकिन मंगोल का सेना, अभी मैंने बताया, हिंदुस्तान में दूसरी बार आई थी। पहले किसके साथ आई थी? चंगेज़ खान के साथ इल्तुतमिश के टाइम। लेकिन वो सिंध से ही वापस लौट गई थी। ये पहला आक्रमण है दिल्ली सुल्तान पे। लेकिन मंगोल का जो सैनिक है वो हिंदुस्तान दूसरी बार आई थी, पहली बार आई थी इल्तुतमिश के टाइम। लेकिन हम सब जानते हैं ये भी बच्चों कि सिंध से ही वो वापस लौट गया था और दिल्ली सुल्तान पे अटैक नहीं किया था उस टाइम। दूसरी बार मंगोलों की सेना हिंदुस्तान कब आई? अभी बहराम शाह के टाइम आई। और ये भारत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण था और दिल्ली सल्तनत पे पहला। याद रखोगे, पहला दिल्ली सल्तनत पे मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? बहराम शाह के टाइम पे। समझ में आ रहा है बच्चों? कंफ्यूज मत होना। आया जरूर था इल्तुतमिश के टाइम भी मंगोलों का सेना, लेकिन वो हिंदुस्तान के सिंध से ही वापस लौट गया था। वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं किया था। मैंने बताया था चंगेज़ खान जब पढ़ा रहा था तो चंगेज़ खान के बारे में। लेकिन ये बहराम शाह के टाइम दिल्ली सल्तनत पे उसने पहला आक्रमण किया। और आपसे सवाल भी पूछा जाएगा बच्चों कि मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो आप क्या आंसर दोगे? ही वाज बहराम शाह। केवल 2 वर्ष के लिए ही, अभी मैंने बताया, केवल 2 वर्ष के लिए ही बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान रहा बच्चों, क्योंकि 1240 से 1242 तक ही पीरियड है। इसके फिर मतलब इसके बाद इसी के भतीजे ने, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसी के भतीजे रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा होगा। बहराम शाह का भतीजा कौन होगा? इसका एक और भाई मैंने कल बताया था, क्या नाम लिया था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा बहराम शाह का भतीजा हुआ ना बच्चों। तो इसी के भतीजा ने बहराम शाह को सिंहासन से हटवाकर इसकी हत्या करवा दी बच्चों। तो केवल 2 साल तक ही बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना रहा। तो अगला जो दिल्ली का सुल्तान प्राप्त किया वो कौन था बच्चों? बहराम शाह का ही भतीजा, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा, जिसका नाम था बच्चों मसूद शाह। क्या नाम था बच्चों? मसूद शाह। क्या नाम था बच्चों? मसूद शाह। ठीक है बच्चों, मसूद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1242 से लेके 1246 तक। केवल 4 साल तक ही रहा ये भी बच्चों सुल्तान। इसी की
हत्या इल्तुतमिश की, इसका हत्या इल्तुतमिश के एक और बेटे के द्वारा करवा दी गई बच्चों, जिसका नाम था, ध्यान रखोगे, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, हिंदी में भी लिख देता हूँ बच्चों, नसरुद्दीन शाह, ठीक है बच्चों, नसरुद्दीन शाह, ठीक है। तो मसूद शाह का हत्या किसने करवा दी? इल्तुतमिश के एक और बेटे ने, क्योंकि इल्तुतमिश का टोटल 4 बेटे थे, तो मसूद शाह तो बहराम शाह का भतीजा था, जो कि बहराम शाह को मरवा दिया था और खुद बैठ गया सिंहासन पे। तो इसकी हत्या किसने करवा दी? बहराम शाह का एक और बेटा, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, ने करवा दी बच्चों, और वो खुद बैठ गया किसके? दिल्ली सल्तनत पे। कब से कब? नसरुद्दीन महमूद शाह का पीरियड कब से कब है? 1246 से लेके 1265 ईस्वी तक, ठीक है बच्चों। और मंगोल, ध्यान रखेंगे बच्चों कि मंगोलों की सेना बार बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने के लिए मतलब आया करती थी बच्चों, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी भी मंगोलों की सेना सक्सेसफुल नहीं हो पाई बच्चों दिल्ली मतलब आक्रमण करने के लिए, मतलब आक्रमण करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत तक जरूर आया करती थी। इल्तुतमिश के टाइम तो सिंध से ही वापस लौट गई थी, दिल्ली सल्तनत भी नहीं आई थी। लेकिन हम जब दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें टोटल 5 बार हम पढ़ेंगे कि मंगोल की जो सेना थी, मतलब 5 बार दिल्ली सल्तनत पे कोशिश की आक्रमण करने के लिए। सबसे पहला किसके टाइम हुआ बच्चों? अभी मैं बता के आ रहा हूँ, बहराम शाह के टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला मतलब ये आक्रमण करने आया था मंगोलों की सेना दिल्ली सल्तनत पे। और दिल्ली का जो अगला सुल्तान कौन बना बच्चों? अभी मैं बताया, मसूद शाह को मरवा के कौन बना? नसरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का अगला बेटा था। 1246 से लेके 1265 तक दिल्ली का ये अगला सुल्तान बना, कौन? नसरुद्दीन महमूद, जो कि माना जाता था बच्चों कि एक कमज़ोर और अयोग्य सुल्तान था बच्चों। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, नसरुद्दीन महमूद ने अपना जो प्रधानमंत्री था, वो प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे उस टाइम दिल्ली सल्तनत में? ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री को उस टाइम दिल्ली सल्तनत में वजीर बोला जाता था। तो नसरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री, जिसे वजीर बोला जाता था उस टाइम, वो किसको बनाया बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, बलवन को बनाया, बलवन नाम के व्यक्ति को बनाया, बलवन नाम के व्यक्ति को बनाया। क्या बनाया? नसरुद्दीन महमूद अपना प्रधानमंत्री, क्योंकि वो तो खुद दिल्ली सुल्तान का सिंहासन से दिल्ली का सुल्तान था, तो उसने अपना प्रधानमंत्री, जिसको वजीर बोला जाता था, वो किसको बनाया? बलवन नाम के व्यक्ति को। अब पूछोगे सर ये बलवन कौन था? तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि महमूद गौरी का गुलाम स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था बच्चों, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। तो उसी तरह से इल्तुतमिश का जो गुलाम था बच्चों, वो बलवन था। तो समझ में आ रहा है? मोहम्मद गौरी का मैंने आपको बताया था कि उसका गुलाम कौन हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो गुलाम का नाम था, वही बलवन नाम था बच्चों, जिसको नसरुद्दीन महमूद ने अपना वजीर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया बच्चों। और उसने प्रधानमंत्री बनाने तक सीमित नहीं रखा, उसने एक टाइटल भी दिया बलवन को। किस चीज़ का टाइटल दिया बच्चों? ध्यान रखना, नसरुद्दीन महमूद ने एक टाइटल भी दिया बलवन को। वो किस चीज़ का टाइटल दिया? उलुग खान का टाइटल दिया। उलुग खान, इंग्लिश में लिख देता हूँ, उलुग खान का टाइटल दिया बच्चों। अब बोलोगे सर उलुग खान का टाइटल दिया, और इतिहासकार कहते हैं बच्चों कि वजीर बनाकर नसरुद्दीन महमूद ने, ये ध्यान रखना, एक टाइटल भी दिया था नसरुद्दीन महमूद, किसको? बलवन को। वजीर तो बनाया ही था, एक टाइटल भी उसे दिया था, किस चीज़ का? उलुग खान का टाइटल दिया था। और इतिहासकार ये कहते हैं बच्चों कि वजीर बनाकर मतलब अपना वजीर बनाकर नसरुद्दीन महमूद अपनी सारी की सारी पावर, ऑथोरिटीज बलवन को ही दे दी थी बच्चों। केवल नाम मात्र का सुल्तान था बच्चों, नाम मात्र का सुल्तान था। जैसे कि ब्रिटिश की महारानी नाम मात्र की महारानी है, उसका सारा काम कौन करता है? वहाँ के प्रधानमंत्री। उसी तरह से नसरुद्दीन महमूद एक नाम मात्र का मतलब सुल्तान रहा। जब वो वजीर बनाया बलवन को, तो उसको सारा का सारा अपना पावर, ऑथोरिटी सब समर्पित कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। मतलब प्रैक्टिकली कौन रूल कर रहा था? यही कौन? प्रैक्टिकली तो रूल बलवन ही अब कर रहा था, क्योंकि सारा का सारा पावर, ऑथोरिटी तो दे दिया बलवन को ही। कौन? नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है।
और बलवन इतना होशियार था बच्चों और इतना साहसी व्यक्ति था बच्चों, इसने लगभग 20 साल तक दिल्ली सल्तनत में वजीर बनकर शासन किया। कैसे 20 साल? इसमें आप ऐड कर लो, लगभग 20 साल, मतलब लगभग 20 साल मैं बोल रहा हूँ, लगभग 20 साल 1246 से 1265 तक वजीर बनकर दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। और इसके बाद अगला जो हम 20 साल पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, इसके बाद 1265 के बाद उसमें वो दिल्ली का सुल्तान बना बच्चों। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही ये होशियार और इतना साहसी था बलवन। समझ में आ रहा है? क्योंकि नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद बच्चों मतलब जब नसरुद्दीन महमूद मर जाता है बच्चों, तो बलवन क्या करता है बच्चों? नसरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारी की हत्या करवा देता है बच्चों और खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है बच्चों। मतलब दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अंदर अगला सुल्तान कौन बनता है? तो ध्यान रखोगे, बलवन का पूरा नाम क्या था बच्चों? गयासुद्दीन बलवन नाम था। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलवन, जो कि अगला सुल्तान बन जाता है नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद, क्योंकि वो नसरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारी सक्सेसर को मरवा दिया बलवन ने और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है अगले 20 साल, मतलब 1265 से लेके लगभग 20 साल तक, 1287 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1265 से लेके 1287 तक। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, 1265 से लेके 1287 तक। ठीक है, और जैसे ही सिंहासन पे बैठा बच्चों ये गयासुद्दीन बलवन ने, सबसे पहला इसने क्या काम किया? ही एबोलिश्ड दल चलीसा, उसने दल चलीसा को ख़त्म किया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चों कि दल चलीसा की शुरुआत किसने करवाई? तो आप आंसर क्या दोगे? मैंने बताया था इल्तुतमिश ने करवाई थी। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए बच्चों कि दल चलीसा का अंत किसने करवाया, तो आप क्या आंसर दोगे? गयासुद्दीन बलवन ने करवाया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन कि दल चलीसा का शुरुआत किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था अपने शासनकाल में, जो कि 40 गुलामों का ग्रुप हुआ करता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि दल चलीसा का अंत किसने करवाया, तो गयासुद्दीन बलवन ने करवाया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और एक और चीज़ फैक्ट पूछा जाता है बच्चों कि दिल्ली सुल्तान का जो गुलाम वंश के अंदर जो ऐसा कौन सा शासक था बच्चों जो खुद को अल्लाह का परछाई कहा करता था बच्चों, खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था बच्चों? वो भी कौन था बच्चों? यही गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन ने एक टाइटल लिया था बच्चों, ही टुक द टाइटल, गयासुद्दीन बलवन ने एक टाइटल लिया था बच्चों, ही टुक द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का बच्चों इसने टाइटल लिया था। इसका मतलब क्या होता था बच्चों? जिल्ले इलाही का मतलब इट मीन्स शैडो ऑफ गॉड बच्चों, शैडो ऑफ गॉड। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जो खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था बच्चों, शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था, शैडो ऑफ गॉड कहता था, वो कौन था? यही था गयासुद्दीन बलवन ने। ठीक है बच्चों, और इसने अपने शासनकाल में क्या क्या करवाया वो भी देख लेते हैं बच्चों। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। इसने अपने शासनकाल में लौह और रक्त की भी नीति चलाई बच्चों। लौह और रक्त की नीति मतलब क्या था बच्चों? उसने ऐलान करवाया था बच्चों गयासुद्दीन बलवन ने कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, उसे केवल एक बार समझाया जाएगा, अगर वो नहीं समझा तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा, धड़ से अलग कर दिया जाएगा तलवार से। तो उसने अपने शासनकाल में आयरन और ब्लड की भी पॉलिसी चलाई, लौह और रक्त की नीति भी चलाई। और उसने क्या किया अपने शासनकाल में, तो ध्यान रखेंगे, ही आल्सो स्टार्टेड बोल सकते हो, ही आल्सो स्टार्टेड सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। उसने अपने शासनकाल में सिजदा और पाइबोस क्या होता है बच्चों? तो दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाइबोस की प्रथा की शुरुआत किसने करवाई? बलवन ने। लेकिन ये आखिरी होता क्या है मैं बता रहा हूँ, मतलब कि अगर ये क्या होता था ना बच्चों कि बलवन ने ऐलान करवाया था बच्चों कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा ना बच्चों, वो सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठकर मुझे सर झुकाएगा, तो उसको कहते थे सिजदा, और लेट कर मेरे पैर चूमेगा, उसको कहते थे पाइबोस। समझ में आया? सिजदा पाइबोस क्या कहते थे? उसने ऐलान करवाया था कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर सर झुकाएगा और लेट कर मेरे पैरों को चूमेगा, डैट इज कॉल्ड पाइबोस एंड सिजदा। जो ये मतलब क्या घुटनों के बल बैठकर
ये सर झुकाएगा, डैट इज सिजदा। तो उसने अपने शासनकाल में सिजदा और पाइबोस नाम के सिस्टम की भी शुरुआत की, और किसका स्टार्ट किया था, पॉलिसी आयरन और ब्लड का भी, समझ में आ रहा है। और उसने एक टाइटल भी लिया था जिल्ले इलाही का, मतलब शैडो ऑफ गॉड का, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। और एक और काम किया था बच्चों, बलबन ने ही एक त्योहार की, फेस्टिवल की शुरुआत की थी बच्चों, जिसका इंपॉर्टेंट नाम है नवरोज की शुरुआत की थी बच्चों। एक त्योहार भी बोला जाता था नवरोज, जिसका वो अपने शासनकाल में शुरुआत किया था। नवरोज बेसिकली क्या होता था बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, पर्सियन न्यू ईयर को ही नवरोज बोला जाता था बच्चों। तो उसने अपने शासनकाल में नवरोज फेस्टिवल का भी शुरुआत किया, और आज भी बच्चों नवरोज मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 21 शायद हाँ मार्च को मनाया जाता है बच्चों, हाँ। और हर साल ये सारे के सारे, मतलब आप लोग ध्यान रखना, ये सब काम हुआ था सारे के सारे गयासुद्दीन बलबन के टाइम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम हुआ था। उसने एक फेस्टिवल का भी शुरुआत किया था, दैट इज कॉल्ड नवरोज, ठीक है बच्चों। तो गयासुद्दीन बलबन के टाइम ही बच्चों ध्यान रखना 1287 में, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, मंगोलों का एक और आक्रमण हो गया बच्चों। गयासुद्दीन बलबन के टाइम होगा बच्चों। पहले क्या हुआ था, बहराम शाह के टाइम पहला आक्रमण हुआ था। अब गयासुद्दीन क्या है, गयासुद्दीन बलबन के टाइम ही बच्चों ध्यान रखेंगे, ईयर 1287 ईस्वी में मंगोलों का अब दूसरा आक्रमण हुआ बच्चों। कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पे। पहला कब हुआ था, बहराम शाह के टाइम, जो मैं पढ़ा दिया। अब गयासुद्दीन बलबन के टाइम मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ बच्चों, कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पे बच्चों। और ध्यान रखेंगे बच्चों, इन दिस अटैक, ये अटैक में बच्चों क्या होता है, बलबन का बेटा जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद मारा गया बच्चों। जब मंगोलों ने दूसरी बार आक्रमण किया गयासुद्दीन बलबन के टाइम 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे, उसमें इस अटैक में शहजाद मोहम्मद मारा जाता है बच्चों। और जो बलबन लौह और रक्त की नीति चलाया करता था बच्चों अपने शासनकाल में, और बात बात पे सर धड़ से अलग करवा देता था लोगों का, वही बलबन अपने बेटे के मृत्यु की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया बच्चों। और पुत्र वियोग में वो मतलब मर जाता है बच्चों, मतलब याद में, डिप्रेशन में, अपने बेटे के मृत्यु के डिप्रेशन में, पुत्र वियोग में मर जाता है बच्चों। कौन, गयासुद्दीन बलबन। क्योंकि 1287 में जब मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में उसका बेटा शहजादा मोहम्मद मारा जाता है बच्चों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि पुत्र वियोग में मरने वाला, मतलब अपने बेटे के डिप्रेशन में मरने वाला दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का ऐसा कौन सा सुल्तान माना जाता है बच्चों, तो आप क्या नाम दोगे, गयासुद्दीन बलबन। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने बोला इन 1287 ईस्वी में जब मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, तो उसमें बलबन क्या होता है, मर जाता है। बलबन डाइड कब, 1287 ईस्वी में, इन द डिप्रेशन ऑफ सन, अपने बेटे के मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया बच्चों। अब बलबन के मरने के बाद उसका, मतलब बोलोगे ना कि अब कौन सुल्तान बनेगा, बलबन तो मर गया, तो इसी का बच्चों ग्रैंडसन, इसी का बलबन का ग्रैंडसन मतलब पोता दिल्ली का अगला सुल्तान हुआ बच्चों, जिसका नाम क्या था बच्चों, हिंदी में लिख रहा हूँ कैकुबाद, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आप लोग स्पेलिंग देखना गलत होगा तो आई एम सॉरी। कैकुबाद कौन बनता है बलबन के मरने के बाद, उसका पोता ही, जिसका नाम था कैकुबाद। तो इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1287 से लेके 1290 तक, किसका, कैकुबाद का, जो कि बलबन के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है, उसका पोता, ठीक है बच्चों। और ये माना जाता था बच्चों कि बहुत ही कमज़ोर और आयोग शासक था बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, कैकुबाद का ही एक पंजाब में एक इक्तेदार हुआ करता था बच्चों। कल मैं समझाया था इक्तेदार का मतलब क्या होता है, प्रोविंस हेड। तो कैकुबाद का एक पंजाब में इक्तेदार हुआ करता था बच्चों, और उसी एक अपने इक्तेदार को अपना वजीर भी बनाया था बच्चों। किसने, कैकुबाद ने, जिसका नाम क्या था बच्चों, ध्यान रखना, मलिक फिरोज, जो कि कैकुबाद के टाइम जब वो सुल्तान बना, तो उसके टाइम पंजाब में एक इक्तेदार हुआ करता था मलिक फिरोज, जिसको वो अपना वजीर भी बनाया। किसने, कैकुबाद ने। वजीर किसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री को, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और ये मलिक फिरोज कौन था बच्चों, तो ये एक तुर्किश था बच्चों, जो कि हिंदुस्तान में आकर ये पंजाब में इक्तेदार और वजीर का पद ग्रहण किया था बच्चों। जैसे कि कैकुबाद ने अपना वजीर बनाया हिंदुस्तान में, तो ये एक तुर्किश आदमी था मलिक फिरोज, समझ में आ रहा है, जिसको कैकुबाद ने अपना वजीर भी बनाया था अपना। तो आप ध्यान रखना बच्चों कि
ये जो मलिक फिरोज था ना बच्चों, इसी ने कैकुबाद की हत्या करवा दी बच्चों। मतलब ये साजिश के तहत मलिक फिरोज ने इसी की हत्या करवा दी। किसकी? कैकुबाद की हत्या करवा दी बच्चों। और इसी का कजन, कैकुबाद के कजन को मलिक फिरोज ने अगला दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, जिसका नाम था कैकुबाद के कजन को ही। कजन का क्या नाम था बच्चों? ध्यान रखना, कैमुर्ज। कैमुर्ज नाम था। हिंदी में लिख दूं, कैमुर्ज। तो अगला जो कैकुबाद की हत्या किसने करवा दी? मलिक फिरोज ने ही। और मलिक फिरोज ने ही अगला सुल्तान कैकुबाद के कजन, जिसका नाम था कैमुर्ज, जिसको 1290 ईस्वी में, ध्यान रखना डेट, 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान मतलब बनाकर बैठवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों तक ये रूल कर पाया बच्चों। कौन? कैमुर्ज। क्योंकि इसको भी किसी साजिश के तहत ही मलिक फिरोज ने सिंहासन पर बैठवाया बच्चों। और इसके बाद कैमुर्ज की भी हत्या करवा दी बच्चों। किसने? मलिक फिरोज ने बच्चों। और खुद दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया बच्चों। तो समझ में आ रहा है इसका साजिश कहाँ से कहाँ था बच्चों। जो कि कैकुबाद, जो कि अपना वजीर बनाया, मलिक फिरोज जो कि एक तुर्किश आदमी था, उसको अपना वजीर बनाया कैकुबाद का, उसका ही हत्या करवा दिया मलिक फिरोज ने सबसे पहले। और फिर एक साजिश के तहत कैकुबाद के कजन को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, जिसका नाम था कैमुर्ज, 1290 ईस्वी में। अब इसकी भी हत्या करवा दी बच्चों मलिक फिरोज ने, और खुद दिल्ली का सिंहासन पे बैठ गया बच्चों। कौन? मलिक फिरोज। और इसी घटना को बच्चों क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत में खिलजी क्रांति बोलते हैं बच्चों। मतलब खिलजी रेवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों के नाम से जाना जाता है। जो कि मलिक फिरोज ने पहले कैकुबाद को मरवाया, फिर कैमुर्ज को मरवाया, और खुद दिल्ली का सुल्तान बन के सिंहासन पे बैठ गया। इसी घटना को दिल्ली सल्तनत में खिलजी क्रांति या खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं बच्चों। और एक और वंश की अब स्थापना होगी बच्चों, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं बच्चों। समझ में आया? तो आज समझ में आ रहा है गुलाम वंश खत्म होने के कगार पे है। और इसी घटना को, जो कि मलिक फिरोज सबसे पहले कैकुबाद को मरवाता है, फिर कैमुर्ज को मरवा देता है 1290 ईस्वी में साजिश के तहत, और खुद दिल्ली का सुल्तान बन के बैठ जाता है। इसी सब घटना को बोला जाता है खिलजी क्रांति या खिलजी रेवोल्यूशन। तो अब दिल्ली मतलब सल्तनत में अगला वंश का स्थापना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? खिलजी डायनेस्टी। और यही मलिक फिरोज बच्चों दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। किस नाम से? यही मलिक फिरोज दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा बाय द नेम ऑफ जलाउद्दीन फिरोज खिलजी बच्चों। तो समझ में आ रहा है क्लाइमेक्स का स्टोरी। यही मलिक फिरोज बाय द नेम ऑफ जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे गुलाम वंश खत्म होता है बच्चों। आई प्रॉमिस किया था, मैंने गुलाम वंश खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट डे खिलजी वंश का स्टार्ट होगा, जिसका स्थापना कौन किया? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है बच्चों, कब करेगा? 1290 ईस्वी में। क्योंकि गुलाम वंश का लास्ट ईयर कौन था? मैंने बताया भी था जब गुलाम वंश स्टार्ट करवाया था कि 1290 तक हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एट लास्ट मैं बता दूं एक दो क्वेश्चन और, कि गुलाम वंश की शुरुआत किसने करवाई? मैंने बता चुका था जब पढ़ा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में ही गुलाम वंश की स्थापना करवाई। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन बना? तो अभी मैंने बताया 1290 ईस्वी में कौन बना बच्चों? कैमुर्ज। तो ये नाम ध्यान रखना बच्चों, ये पूछा जा सकता है। गुलाम वंश का स्थापना किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। लेकिन गुलाम वंश का लास्ट ईयर कब था? 1290 तक ही चला था गुलाम वंश। तो इसका पूछा जा सकता है कि लास्ट सुल्तान कौन बना गुलाम वंश में? तो आप नाम ध्यान रखना, कैमुर्ज। तो यहीं पे खत्म होता है दिल्ली ये गुलाम वंश। अब मैं 1290 ईस्वी में अगला कौन सा डायनेस्टी स्थापित करेगा? कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी डायनेस्टी का स्थापना करेगा बच्चों। आई होप आपको स्टोरी के तौर पे बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में। तो आप लोग प्लीज़ खुद को भी डेली सुनिए 1-2 बार। और मेडाइवल हिस्ट्री को इंटरेस्ट से, स्टोरी से अच्छा कहीं भी आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये सब नाम याद भी करना होता है बच्चों। तो जब स्टोरी टाइप करोगे ना 1-2 बार, तो बहराम शाह कौन था, कैमुर्ज कौन था, ये सब आपको नाम याद होते चलेगा बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग भी एफर्ट करिए। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब गुलाम वंश खत्म होगा तो मैं टॉप 20 क्वेश्चन लाऊंगा। कल
वही चीज़ होगा। टॉप 20 क्वेश्चन आएगा। आप लोग शुरू से लेके मेडाइवल हिस्ट्री जहाँ से मैं पढ़ाया हूँ अभी तक आप लोग को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ कल भर के लिए। परसों मैं आऊँगा, सबसे पहले क्यूजी करवाऊँगा 20 क्वेश्चन का। उसके बाद अगला दिन से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करूँगा जो कि दिल्ली सल्तनत का अगला वंश है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।